हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। बीएससी फाइनल ईयर के अंदर हमारा जो लास्ट टॉपिक मैंने कराया था आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स के लिए, तो वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अभी एक लास्ट चैप्टर हम करने जा रहे हैं, इसके साथ ही हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी जो फाइनल ईयर का जो फर्स्ट पेपर था रिंग थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा का, उसके अंदर आपकी 3 यूनिट्स कवर हो जाएंगी फर्स्ट पेपर के अंदर। ठीक है, तो अभी हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है डायगोनलाइजेशन, विकर्णन। डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन करना मतलब विकर्णन करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको विकर्णन। और अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है डायगोनलाइजेशन। ठीक है, तो इसके लिए डेफिनेशन है छोटी सी इसकी। ठीक है, वो डेफिनेशन भी एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, तो पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन में चलते हैं कि कैसे किसी मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन किया जाता है और विकर्णन किया जाता है और किस तरीके से इसको फाइंड किया जाता है। पहली बात, उसको सिर्फ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको चेक करना होता है, या सिर्फ यही पूछा जाता है कि आपको कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगी, वो बोलेगा कि इसका डायगोनलाइजेशन कीजिए, या फिर एक आधे क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करने कुछ ना कुछ बोल दिया जाएगा। तो वो बस एक दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, वो दोनों टाइप आपको करवा देती हूँ। ठीक है, ये चैप्टर खत्म है, इसमें बस ये क्वेश्चन ही करने हैं, कोई थ्योरम नहीं करनी, कुछ भी नहीं है। डेफिनेशन है इसकी, वो बोल रहा है ए मैट्रिक्स ए ओवर फील्ड एफ, ए मैट्रिक्स ए ओवर फील्ड एफ is said to be diagonalizable is said to be diagonalizable if it is similar to a diagonal matrix। ये सिमिलर मैट्रिसेस आपको मैं पहले करवा चुकी हूँ। इफ इट इज सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स ओवर द फील्ड एफ, टू ए डायगोनल मैट्रिक्स over the field F, thus a matrix A is diagonalizable if there exists an invertible matrix। Thus A is diagonalizable if there exists an invertible matrix P। invertible matrix P such that P inverse AP is equals to D। ये कंडीशन तो सिमिलरिटी की होती है। मैंने आपको जब लास्ट लेक्चर में सिमिलर मैट्रिसेस करवाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि P इनवर्स AP आपका सिमिलरिटी की कंडीशन होती है। वो बोलते हैं सिमिलरिटी की कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, D, मतलब डायगोनलाइजेशन करना बोलते हैं। किसका? A का। ठीक है, तो वो कहना क्या चाह रहा है कि ए मैट्रिक्स ए है किसी फील्ड एफ के सापेक्ष, उस ए को ही अपने बोल देंगे कि वो डायगोनलाइजेबल है, मतलब उसका विकर्णन हो चुका है। इफ इट इज सिमिलर, मतलब जो ए जो है वो क्या है, सिमिलर होनी चाहिए खुद ही की डायगोनल मैट्रिक्स के। ठीक है, ओवर द फील्ड एफ, थस ए इज डायगोनल। उस कंडीशन के अंदर अपने ए को सिमिलर होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है कि ए सिमिलर होनी चाहिए, यानी पी इनवर्स एपी सिमिलरिटी की कंडीशन होती है। वो बोला कि ये सिमिलर होना चाहिए डी के, यानी तो उसको ही अपने क्या बोल देंगे कि वो ए जो है वो हमारी डायगोनलाइजेबल हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन होती है, स्टेटमेंट होता है, डेफिनेशन होती है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, और यहाँ पर डी जो है हम लिख देंगे वेयर डी इज अ डायगोनल, मतलब विकर्ण है, और ए डायगोनलाइजेबल होता है या डायगोनल मैट्रिक्स होती है, और डी क्या होता है, हमारा डायगोनल होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, क्लियर हो गई होगी। इसके अंदर जो ए है, ठीक है,
ए को अपने डायगोनलाइजेबल बोल देंगे, ठीक है, कब, जब वो सिमिलैरिटी की कंडीशन के अंदर सेटिस्फाई हो रहा हो, ठीक है। अब सिमिलैरिटी की कंडीशन करने के बाद आपको जो मैट्रिक्स मिलनी चाहिए उसके अंदर वो आपको एक विकर्ण मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। विकर्ण मैट्रिक्स मतलब डायगोनल डी मिलना चाहिए। जब आप पी इनवर्स एपी को सॉल्व कर रहे हो ना, तब आपको एक विकर्ण मैट्रिक्स क्या होती है कि इसके सिर्फ विकर्ण के अंदर कुछ ना कुछ अवयव हो, बाकी सारे क्या हो, 0 0 हो। अगर बाकी सारे 0 0 हैं और विकर्ण के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो फिर इस तरीके की मैट्रिक्स को अपने क्या बोल देंगे, विकर्ण मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो वही वो बोलना चाह रहा है, अगर ए जो है वो ए का विकर्णन हो चुका है, किस कंडीशन के अंदर कहेंगे कि वो डायगोनलाइजेबल है, जब पी इनवर्स एपी को सॉल्व करने के बाद आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स मिल रही हो, ठीक है। तो आपको डायगोनलाइजेशन के अंदर मेन काम क्या है, आपको सॉल्यूशन करने के पूरा करने के बाद लास्ट में आपको बोलेगा कि प्रूफ करो कि ये डायगोनलाइजेबल है। तो उसके लिए लास्ट में कंडीशन के अंदर आपको क्या आना चाहिए, विकर्ण के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आने चाहिए, यानी आइगन वैल्यूज आनी चाहिए, और बाकी सारी जीरोज होनी चाहिए। बाकी सारी जीरोज और कुछ ना कुछ वैल्यू विकर्ण के अंदर है, इसका मतलब ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, विकर्ण मैट्रिक्स ही तो बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, उसका डायगोनलाइजेशन ही करना है, विकर्ण लेके ही आना है, लास्ट के अंदर डायगोनल मैट्रिक्स लेके आनी है, ठीक है। तो ये कहती है डायगोनलाइजेशन। अब इसमें क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इसको किया जाता है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें। वो बोला डायगोनलाइज द फॉलोइंग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Diagonalize the following symmetric मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स हमें दे रखी है A is equals to 1 1 2 0 2 2 and -1 1 and 3, ये दे रखी है, ठीक है। इसको आपको करना है, डायगोनलाइजेशन करना है इसका, ठीक है। और अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। डायगोनलाइजेशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, इसके अंदर आइगन वैल्यूज निकालनी पड़ती है, यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी पड़ती है। तो हम लिखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ A is determinant of A minus lambda I is equals to 0, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, इसके अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा 0 -1 1 2 माइनस लैम्डा 1 2 2 एंड 3 माइनस लैम्डा इक्वल्स में 0, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 माइनस लैम्डा, ठीक है, इधर करेंगे तो 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा -2, ठीक है। 0 के लिए करेंगे नहीं, तो -1 के लिए करेंगे तो 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस लैम्डा इक्वल्स में 0, ठीक है। यहाँ से 1 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 2 लैम्डा -3 लैम्डा प्लस लैम्डा के स्क्वायर एंड -2 -2 माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स में 0। इधर से 1 माइनस लैम्डा और अंदर जब सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगी लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 4 माइनस 2 लैम्डा -2 इज इक्वल्स टू 0। अब इनका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लैम्डा की क्यूब के अंदर कोई इक्वेशन मिलेगी हमें, या फिर हम क्या करते हैं ऐसे, यहाँ से 1 माइनस लैम्डा पड़ा रहने देते हैं, अंदर लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 4 है। इसमें से हम क्या कर लेते हैं, माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा और यहाँ पे बनेगा ये 1 माइनस लैम्डा अगेन, ठीक है। अब 1 माइनस लैम्डा दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा बाहर, अंदर बचेगा लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 4 प्लस 2 इक्वल्स में 0। और इधर से 1 माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 6, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं फैक्टर, इसके फैक्टर अब इजीली हो जाएंगे। 1 माइनस लैम्डा
लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 6 इक्वल में 0। 1 माइनस लैम्डा, इधर से हम क्या करते थे, लैम्डा माइनस 3 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 इक्वल में 0। यहाँ से लैम्डा की हमारे पास 3 वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है, ये 3 आइगन वैल्यूज मिलेंगी इसकी। तो पहली आइगन वैल्यू है लैम्डा इज इक्वल टू 1, इसको लैम्डा 1 ले लो। दूसरी है लैम्डा इज इक्वल टू 2, इसको लैम्डा 2 ले लो। एंड लैम्डा 3 की वैल्यू कितनी आई है, 3। तो ये 3 आइगन वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब इन तीनों आइगन वैल्यूज के लिए हमें तीन आइगन वेक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लैम्डा 1 के लिए करते हैं, तो 4। अब करते हैं नाउ आइगन वेक्टर्स 4 लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। आइगन वेक्टर किस तरीके से फाइंड करते हैं, वो करते हैं a माइनस लैम्डा 1 i, 1 के लिए करते हैं तो लैम्डा 1 i इक्वल्स में 0, यहाँ पे x होता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास a क्या है, यानी a माइनस लैम्डा 1 i है ना, तो इसकी जगह पर अपने ये लिख सकते हैं a माइनस लैम्डा 1 i, मतलब 1 ही है तो सिर्फ i लिख सकते हैं या 1 i लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 0। अब a रखो, यहाँ पर a की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, a जो गिवन है मैट्रिक्स, ठीक है। a हमें गिवन है 1 1 2 करके, और माइनस में लैम्डा है यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा, माइनस लैम्डा की वैल्यू -1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। इधर 0 और -1, और यहाँ पर क्या था 1, और यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू 1 रख दी, ठीक है। यहाँ पे 1 एंड 2 2 3 -1, और इधर हमारे पास देखते हैं 3 आइगन वैल्यूज आई हैं, तो वेक्टर्स दी x1 x2 एंड x3 रखेंगे यहाँ पर, और इक्वल्स में इसको मान लो ये 0 0 0 के अंदर कोई शून्य मैट्रिक्स है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 -1 1 1 एंड 1 2 2 एंड 2, ठीक है। और इधर करेंगे तो x1 x2 एंड x3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने जैसे आपको लास्ट लेक्चर के अंदर आइगन वेक्टर्स निकालने सिखाए थे, तो उसके लिए मैंने एक रूल बताया था कि किस तरीके से x1 के अपॉन में मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ आ जाता है, और x2 के अपॉन में भी, ठीक है। तो आपको वो रूल अगर लेके चलना है तो वो भी ले सकते हो, वरना डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करना भी आना चाहिए आपको। जैसे मल्टीप्लाई कैसे, पहले इसका इनसे करते हैं, तो 0x1 0 हो जाएगा, 0x2 0 हो जाएगा, -x3, तो यहाँ पे आएगा -x3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो x3 की वैल्यू तो 0 आ चुकी है। अब हमें दूसरा देखो, दूसरी क्या है, इनका इससे मल्टीप्लाई करना है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 0 बना इस दूसरी रो और इससे, ठीक है। अब हमारे पास x3 की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ से इक्वेशन क्या मिली, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों में से किसी एक की वैल्यू लेट कर लो, और हमेशा 1 ही लेट करनी है आपको, ठीक है, 1 ही लेट करनी है। जब यहाँ से वैल्यू 1 लेट कर लेंगे इसकी, तो फिर x2 की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, x1 की 1 लेट कर लेते हैं, तो x2 की कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगी। तो आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई हैं। अब तीनों के लिए आपके पास देखो x1 x2 x3 यानी कैपिटल x1 कितना आ गया, यानी पहला जो आइगन वेक्टर है वो आया आपके पास 1 -1 एंड 0, ये आ गया। अब सिमिलरली आपको सेकंड काम करना है लैम्डा 2 के लिए, और लैम्डा 2 की वैल्यू 2 थी, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास a माइनस लैम्डा 2i x इज इक्वल्स टू 0 लेंगे। तो a देखो क्या है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 0 माइनस 1, और यहाँ था 1, और यहाँ 2 माइनस 2 1, और यहाँ 2 2 और 3 माइनस 2, ठीक है। यहाँ पर अगेन x1 x2 एंड x3, यहाँ पे 0 0 एंड 0, ये मिल गया, ठीक है। अब इसको उसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगी,
यहाँ से मिलेगी माइनस का x1 प्लस 0x2 माइनस का x3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से किसी एक की वैल्यू लेट करनी पड़ेगी। ठीक है, वो देखते हैं क्या बनता है। अभी एक इक्वेशन तो ये बन गई, दूसरी इक्वेशन क्या बन सकती है? दूसरी भी यही मिलेगी। तीसरी इक्वेशन देखो क्या मिलती है। दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी हमें x1 प्लस x3 ही मिलेगी, तो वो कोई मतलब नहीं है, तो हम सीधा डायरेक्ट केवल लिखते हैं थर्ड इक्वेशन, जो कि है 2x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 0, ये मिलती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्योंकि x2 एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए हम लोग थर्ड इक्वेशन ले रहे हैं, क्योंकि सेकंड इक्वेशन तो बिल्कुल सेम बन रही थी। अब दोनों में से किसी एक की वैल्यू लेट करनी है हमें, तो अगर मैं x1 की वैल्यू लेट क्या कर लूँ, x1 की वैल्यू लेट कर लेते हैं अपन इसके अंदर माइनस का 2, तो x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस का 2। अब ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो ये मिलेगी माइनस, इधर मिलेगा माइनस का 4 और प्लस 2x2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मिलेगा 2x2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें? 1। तो x2 की वैल्यू मिल गई 1। अब ये वैल्यूज हमें कैपिटल x2 दिला देगी। कैपिटल x2 के लिए माइनस का x1 की वैल्यू माइनस 2 1 एंड ये मिल गई। ठीक है, अब निकालना है हमें x3। x3 निकलेगा थर्ड वैल्यू के लिए। ठीक है, थर्ड वैल्यू हमारी लैम्डा 3 थी, वो थी 3। ठीक है, ये इसका मतलब इसके हिसाब से मिलेगा हमें लैम्डा 3i x इज इक्वल्स टू 0। अब लैम्डा 3 के लिए a देखो कितना बनता है, यहाँ मिलेगा 1 माइनस 3 0 माइनस 1 1 2 माइनस 3 एंड 1, इधर 2 2 एंड 3 माइनस 3। ठीक है, यहाँ करेंगे तो x1 x2 एंड x3 इक्वल्स में 0 एंड 0 एंड 0। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ मिलेगा माइनस 2 0 एंड माइनस 1 1 माइनस 1 एंड 1 2 2 और 0, x1 x2 x3 0 0 एंड 0, ये मिलता है। ठीक है, अब इसको फिर से हम सॉल्व करते हैं, तो पहली इक्वेशन क्या मिलेगी? माइनस का 2x1 माइनस x3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपके पास जब इसकी पहली वैल्यू निकालोगे तो पहले इस पहली वैल्यू निकालने से पहले इसकी दूसरी मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी मैट्रिक्स देखो क्या मिल सकती है, जिसके अंदर ये लास्ट वाली ले लेते हैं, इसको करेंगे तो ये मिलेगा 2x1 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 0, ये मिल रही है। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, हम वैल्यू क्या लेट करें, इसके अंदर हम अगर x1 की वैल्यू x3 की वैल्यू माइनस का 2 लेट कर लेते हैं, तो यहाँ से x3 की वैल्यू माइनस का 2 लेट कर लेते हैं। x3 की वैल्यू माइनस 2 करेंगे तो फिर यहाँ पे जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2x1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे जब, तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अभी दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, x1 की 1 है तो 2 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 0, तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 1। अब इन तीनों से हमारे पास आइगन वेक्टर x3 मिल गया, तो x3 इज इक्वल्स टू x1 एंड x2 एंड x3, और वो कितना है? 1 माइनस 1 एंड माइनस 2, ये मिल गया। अब इन तीनों से हमारे पास जो मिलता है ना, वो देखिए क्या मिलता है। हमारे पास कैपिटल x1 भी आ चुका है, पहला आइगन वेक्टर, दूसरा एंड तीसरा। इन तीनों से हमारे पास जो मिलता है वो होती है p। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप सेकंड है। इससे हमें क्या मिलता है? p। p क्या होता है हमारा? p होता है कैपिटल x1 कैपिटल x2 एंड कैपिटल x3, इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में। तो इसमें हम कैपिटल x1 की वैल्यू देखो क्या निकाली थी हमने स्टार्ट के अंदर, वो वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। कैपिटल x1 निकला था हमारे पास 1 माइनस 1 एंड 0। ठीक है, 1 माइनस 1 एंड
0, 1 -1 एंड 0, ठीक है। अब कैपिटल X2 भी निकला था कुछ ना कुछ, तो कैपिटल X2 कितना था, -2 -1 एंड 2, -2 1 एंड 2, और कैपिटल X3 कितना निकला होगा, 1 -1 एंड -2। ये हमारी क्या होती है P। और ये हम काम क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी डेफिनेशन करवाई थी आपको, जिसके अंदर मैंने बोला था कि P इनवर्स AP इज इक्वल टू D अगर आ जाए, और D यहाँ पे क्या आना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स आनी चाहिए। अगर आ रही है इसका मतलब A क्या है आपका, डायगोनलाइजेबल है, ये मैंने बताया था। उसमें बोला कि ए का डायगोनलाइजेशन कीजिए तब भी यही काम करना है, अगर वो बोलेगा कि प्रूव करो कि ए डायगोनलाइजेबल है तब भी यही काम करना है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अगर वो बोल दे कि ए का डायगोनलाइजेबल कीजिए या ए का डायगोनलाइजेशन कीजिए तब भी हमें यही काम करना है सेम, और लास्ट तक वही सेम काम करते जा रहा है। अगर वो बोल देगा कि प्रूव करिए कि ए क्या है, डायगोनलाइजेबल है, तब भी यही काम करना है, ठीक है। और प्रूव करने के लिए वहां पे डायगोनल मैट्रिक्स आनी चाहिए, और जब आपको दिखाना होगा कि ए क्या, ए का डायगोनलाइजेशन हो रहा है, तब भी लास्ट के अंदर डायगोनल मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो उसके लिए डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, P इनवर्स AP वाला। इसको सॉल्व करने के बाद ही तो वो आना चाहिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास P तो निकल चुका है, और P कैसे निकलता है, P के लिए मैंने बता दिया कि आइगन वेक्टर्स से मिलकर जो भी मैट्रिक्स मिलती है वो हमारी P होती है, और A हमें क्वेश्चन में गिवन है, P इनवर्स निकालना है। तो स्टेप 3 चलते हैं, तो हमारा क्या है स्टेप 3, ठीक है। थर्ड स्टेप के अंदर हमें P इनवर्स निकालना होता है, और P इनवर्स का मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन में डिटरमिनेंट, सॉरी एडजॉइंट ऑफ P, एडजॉइंट ऑफ P अपॉन में P का डिटरमिनेंट, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ P आपको अच्छे से निकालना पड़ता है। अभी P दिया हुआ है तो मैंने आपको बताया होगा एडजॉइंट ऑफ A किस तरीके से निकाला जाता है, तो वो निकालना ना। डिटरमिनेंट ऑफ P भी आपको पता है किस तरीके से निकाला जाता है, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, निकल जाएगा बहुत इजीली, ठीक है। तो P इनवर्स निकलेगा 1/2 0 -2 एंड -2 -2 एंड -2 1 0 -1 1 0 एंड -1, ये मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 है ना, अपॉन में 2 था, ये 2 उसका डिटरमिनेंट का है जो कि बाहर आके 1/2 हो चुका है। ये हमारे पास P इनवर्स मिल गई, P इनवर्स मिल गई, P भी मिल गया, A हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें कंडीशन क्या लगानी है, देखो कंडीशन लगानी है P इनवर्स AP वाली, और बाद बराबर में क्या आना चाहिए, D आना चाहिए, ठीक है। अब हम निकालते हैं यहाँ पर इसके 4th स्टेप में। तो 4th स्टेप क्या कहता है इसका, आपको क्या करना है, P इनवर्स AP निकालना है यहाँ पर, और P इनवर्स AP के बाद आपको लास्ट में D मिलना चाहिए, एक डायगोनल मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। और P इनवर्स देखिए क्या है, अब P इनवर्स है 0 -2 एंड -2 -2 -2 एंड -2 1 0 एंड -1, ठीक है। और A आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में ही गिवन है A, तो वो क्वेश्चन से देख के आप लिख लो क्या गिवन है। क्वेश्चन में 1 1 एंड 2 0 2 2 -1 1 एंड 3, ये गिवन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, सॉरी P भी लिखना है। तो P देख लिए क्या है, P है हमारे पास जो हमने निकाला है अभी आइगन वेक्टर्स के यूज से, P है 1 -1 एंड 0 -2 1 एंड 2 1 -1 एंड -2, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जब हम सबको सॉल्व करते हो ना, तब आपके पास P इनवर्स AP की वैल्यू क्या मिलती है, यहाँ पर एक डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा, उसके डायगोनल एलिमेंट्स के अंदर हमेशा वही वैल्यू होती है जो आइगन वैल्यूज होती है। थोड़ा ट्रिक्स वाइज आपको बता रही हूँ कि आपको चेक कैसे करना है कि लास्ट के अंदर डायगोनल हो रहा है नहीं आ रहा, तो ये थोड़ा ट्रिक बता रही हूँ मैं किस तरीके से, कि अगर P इनवर्स AP की वैल्यू हमेशा लास्ट के अंदर क्या आएगी, इसके विकर्ण क्या एलिमेंट्स में, तो हमेशा आपकी जो आइगन वैल्यू हमने शुरू में निकाल के रखी हुई ना, λ1 λ2 और λ3 की वैल्यू, वो यहाँ पे पुट करनी है। वो हमने क्या निकाली थी, 1 2 एंड 3 निकाली थी, और बाकी सारे एलिमेंट्स होने चाहिए हमारे पास 0 0। वो बोल रहे हैं कि जब इसको सॉल्व करते हैं आपके पास ये मिलनी चाहिए, अगर मिल रही है इसका मतलब एक डायगोनलाइजेशन हो रहा है। तो आपको इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या मिलना चाहिए, एक डायगोनल मैट्रिक्स मिलनी चाहिए विद यहाँ पर जो नंबर होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, वही होने चाहिए जो आपने आइगन वैल्यू निकाली हुई है स्टार्ट के अंदर, ठीक है। तो P इनवर्स AP की वैल्यू आपके पास क्या मिलनी चाहिए, यही मिलनी चाहिए, और यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। और इसी को अपने क्या बोल देते हैं, डायगोनलाइजेशन ऑफ 1 2 एंड 3, या फिर इसको बोल देते हैं D, ठीक है। तो
मैंने आपको क्या बताया, फॉर्मूला क्या होता है, पी इनवर्स ए पी इज इक्वल्स टू डी होता है। आपको इसके अंदर वैल्यू पुट करके चलनी होती है, ये आपको निकालना होता है, और ये हमेशा इस फॉर्म के अंदर मिलना चाहिए कि इसके विकर्ण क्या कम होता है, आइगन वैल्यूज होने चाहिए और बाकी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 0 0 होने चाहिए। तो ये थे हमारे डायगोनलाइजेशन का कुछ टॉपिक, चलो जिसमें मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन किससे करने हैं। अगर आपको बोला जाए कि ए का डायगोनलाइजेशन कीजिए, तब भी आपको यही काम करना है, पहले आइगन वैल्यू निकालनी है, फिर आइगन वेक्टर्स निकालना है, उनसे पी निकालना है, फिर पी इनवर्स निकालना है, फिर पी इनवर्स एपी का फॉर्मूला लगा करके आपको चेक करना है कि आपको डायगोनलाइजेशन यानी डी मिल रहा है नहीं मिल रहा। डी का मतलब एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, मैंने आपको डेफिनेशन में बता दिया है, डी मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो बिल्कुल मिलेगा डी, ठीक है। और डी के अंदर मैंने बोला कि किस फॉर्म में मिलना चाहिए, यहाँ पर जो एलिमेंट्स कुछ नहीं और नहीं आने चाहिए, वही आने चाहिए जो आपने आइगन वैल्यूज निकाली है, ठीक है। और अगर आपको बोल दे सिद्ध करने के अलावा बोल दे कि दिखाना है आपको कि क्या ए क्या है डायगोनल, मतलब ए जो है वो डायगोनलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा, तब भी आपको यही काम करना है। तो इसका सिर्फ एक ही रूल है डायगोनलाइजेशन का, सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे इसी रूल से करने हैं आपको, ठीक है। तो अभी जो इसके बाद जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसके अंदर मैक्सिमम 4 या 5 क्वेश्चन है डायगोनलाइजेशन पे, तो आपको इसी रूल से करने, यही फॉर्मूला अप्लाई करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये हमारा जो यूनिट थी हमारी आइगन वैल्यू इसकी विकर्णन की, वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी जो हम करेंगे इसकी सेकंड बुक शुरू करने जा रही है, सेकंड पेपर, क्योंकि फर्स्ट पेपर के अंदर जो हमारी रिंग थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा दोनों मैंने शुरू करी, 3 यूनिट्स का मेरा टारगेट था, तो 3 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी हम सेकंड इसका पेपर है जो उस पर शुरू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर या इन प्रॉब्लम्स के अंदर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। बाकी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।